हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का आज के इस धमाकेदार वीडियो में दिल से स्वागत है। बच्चों आज है केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी का लेक्चर नंबर 4 और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं रेट लॉ यानी कि वेग नियम के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर से देखा जाए तो। आइए समझते हैं कि आखिर रेट लॉ हमको क्या बताता है, इसका यूज हम कब करते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले एक बार अपन जो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है उन सब चीज़ों को। लिखा हुआ है कि यह अभिक्रिया के वेग की, क्रियाकारकों और उत्पादों की सांद्रताओं पर निर्भरता को समझाता है। कहने का मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किस प्रकार से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज करने के उपरांत बदलता रहता है, उसी डिपेंडेंस को हम रेट लॉ के द्वारा समझते हैं। देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, आपको पता है कि जब भी हम कोई रिएक्शन करवाते हैं तो उस टाइम होता क्या है बच्चों, उस टाइम जो रिएक्टेंट्स अपन ने ले रखे हैं ना, तो उनकी कंसंट्रेशन तो धीरे धीरे कम होती जाती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, प्रोडक्ट्स में। तो होता क्या है कि जिस वेग से, यानी कि यदि बहुत तेज गति से रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं तो हम बोलते हैं कि इस अभिक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। और यदि कम गति के साथ, यदि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में बदल रहे, तो हम बोलते हैं इस अभिक्रिया का रेट कम है यानी वेग कम है। तो ये जो वेग होता है ना किसी भी अभिक्रिया का, कि वो किस दर से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल रहा है, वो बेटा चेंज होता रहता है। वो क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। और दूसरी चीज, इंडस्ट्री में हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए, केमिकल इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस का प्रॉफिट लेने के लिए हमको रिएक्शंस को स्टडी करना पड़ता है, जिसके लिए हमें रिएक्शन का रेट होता है उसका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए उस रिएक्शन के रेट को कम या ज़्यादा करने की हमें कुछ मेथड्स जो है वो पता होनी ही चाहिए। तो आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं बेटा जो कि किसी भी रिएक्शन के रेट को डिपेंड करते, उसको प्रभावित करते, अफेक्ट करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में ही देखा था कि जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होती है, यदि वो ज़्यादा है तो उस रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा होगा। क्या होगा? रेट भी ज़्यादा होगा। और यदि उस रिएक्शन में, जो रिएक्शन अपन करवा रहे हैं ना बेटा, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम है तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका रेट भी गिरने लग जाएगा। क्योंकि ज़्यादा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होगी तो चेंज जो है वो फास्ट आएगा ना, और कंसंट्रेशन कम होगी रिएक्टेंट्स की तो चेंज हमको कम गति से नजर आएगा। यही सब बातें हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में और फैक्टर्स के बारे में कल पढ़ी थी। तो किस प्रकार से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, किस प्रकार से वो बदलता है, वो हम इस रेट लॉ के द्वारा या वेग नियम के द्वारा बेटा समझते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि यह निर्भरता काफी जटिल होती है बेटा। आप और हम जितना सोच रहे हैं ना उतना ईजी नहीं होता ये। ठीक है, कि किस प्रकार से ये जटिल इसलिए होती है, देखो मैं आपको बताऊं कि धीरे धीरे क्या होता है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रही है ना। अब जैसे जैसे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है ना, तो उसके बाद डिपेंडेंस भी चेंज हो रही है। देखो पहले आप ये समझिए कि दोनों जो है वो एक समान अनुपात में चेंज हो रहा है। दोनों क्या हो रहा है? समान अनुपात में चेंज हो रहा है। कि जैसे आपने रिएक्शन अपनी स्टार्ट करवाई तो 100% रिएक्शन से 90% जो रिएक्शन संपन्न हुई, यानी कि 100% रिएक्टेंट से 90% तक रिएक्टेंट जो है वो पहुंचे, बाकी 10% किस में चेंज हो चुका है? प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। तो उस वक्त तो अपन ये समझते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अलग प्रकार से क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन के ऊपर। अब बाकी 90 से जो 50 तक पहुंचेगी, 60 तक पहुंचेगी, तो जरूरी नहीं है कि उसी अनुपात में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन को डिपेंड करे। तो ये एक बड़ी परेशानी जो है यहाँ पर अपन को फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ कि ये निर्भरता बेटा काफी जटिल होती है, यह सांद्रताओं में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती रहती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड है ना बेटा, वो क्या है कि ओनली वन मेथड टू फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंस, वो है एक्सपेरिमेंटल। कि ऐसा नहीं है कि कोई भी मैथमेटिकल प्रोसेस है, कोई रूल्स है जिनकी मदद से अपन इस डिपेंडेंस को, कि किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, उसका कोई रूल है नहीं। वो हम करके देखते हैं। जैसे अपन ने क्या किया, अपने पास 2 रिएक्टेंट्स है, दोनों में रिएक्शन करवा रहे हैं।
और प्रोडक्ट बन रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर इस रेट से रिएक्शन हो रही है। अब हम क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले अपन रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन को 2 गुना करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि रिएक्शन के रेट में क्या प्रभाव आया, क्या रिएक्शन की रेट कम हुई या ज़्यादा हुई, ज़्यादा हुई तो कितना गुना ज़्यादा हुई, किस अनुपात में ज़्यादा हुई। तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ही किया जा सकता है। बाकायदा एक एक चीज़ों को अपन एक्सपेरिमेंट प्रयोग करके ही हम सब चीज़ों को समझ सकते हैं, इसकी कोई मेथड नहीं है। इस बात को आप दिमाग में बेटा बिठा लो, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि ओनली वन मेथड टू फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंस, वो कौन सी है, एक्सपेरिमेंटल, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रयोगात्मक, ठीक है। यानी प्रयोग करके आप लैब में प्रयोग करके ही चीज़ों को सब कुछ समझ सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ के बारे में। अब देखो इधर इस चीज़ को अपने एक एग्जांपल की मदद से अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक रिएक्शन है 2A + B से बेटा प्रोडक्ट बन रहा है। कोई भी रिएक्शन हो रही है 2A + B और इससे बन रहा है प्रोडक्ट। अब देखो सबसे पहले आपको एक छोटी सी चीज़ मैं बता दूँ कि जो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम होता है ना, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार एक ऐसा नियम है जो क्या बताता है कि किसी भी रिएक्शन का जो वेग होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के समानुपाती होता है। और आपको बताया किसी भी रिएक्शन के लिए अपन जो उसका वेग होता है ना, क्या होता है, उसका वेग होता है, वेलोसिटी होता है, उसको अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम, ठीक है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेग देखते हैं कि किस, यानी 0, जब टाइम 0 सेकंड था, उससे जब अपन एक लिमिटेड जो टाइम होता है कि चलो 10 सेकंड तक, 0 से 10 सेकंड के बीच जो टाइम का डिफरेंस आया, उस डिफरेंस में रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना डिफरेंस आया, उन दोनों के रेशियो को तो अपन क्या बोलते हैं, उसका वेलोसिटी या वेग या फिर रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के इक्वल होता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना बेटा कि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार क्या होता है, रिएक्शन का जो रेट होता है जिसको इस प्रकार से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के समान अनुपाती होता है। बाकी चीज़ों को आप अभी के लिए छोड़ दो। अब वापस अपन अपने एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल अपन को क्या बोल रहा है बेटा कि 2A + B से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, और अब हम क्या करें, इस रिएक्शन के ऊपर अब अपना जो है एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। देखो आपके पास है क्या, सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ A है। हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले इसकी कंसंट्रेशन को डबल किया, इसकी कंसंट्रेशन को डबल किया। मान लो पहले इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 20 मोल प्रति लीटर थी, तो अब अपन इसकी कंसंट्रेशन को रिएक्शन में डबल कर दिया। अब कितना कर दिया, इसको 40 मोल प्रति लीटर कर दिया। और जब किया तो हमको पता चला, एक्सपेरिमेंट किया तो अपन को पता चला कि डबल करते ही उस रिएक्शन का रेट जो था वो भी डबल हो गया, वो भी क्या हो गया बेटा, डबल हो गया। और इसको डबल करने पर ये भी डबल हुआ। ये हमको पता कैसे चला, एक्सपेरिमेंट के द्वारा। कैसे पता चला बेटा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा अपन को ये चीज पता चली, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करें, अब इसको लिखना चाहे तो किस प्रकार से लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, पहली चीज तो समान अनुपात में होती ही है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। तो अब क्या चेंज हुआ, चेंज हुआ कि दोनों के दोनों समान अनुपात में बढ़ रहे हैं। इसको डबल किया तो इसको भी डबल होना पड़ा। तो इसके लिए कितने की पावर आ जाएगी, 1 की पावर आ जाएगी, ठीक है। अब देखो बेटा दूसरा जो अपने पास रिएक्टेंट है B, हम क्या करें, एक्सपेरिमेंट करें तो हमने देखा कि जब B की कंसंट्रेशन को जब अपन ने डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा वो 4 टाइम बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। और ये कोई रूल नहीं है कि सबका 4 गुना ही बढ़ेगा या फिर पहले वाले का 2 गुना ही बढ़ेगा। ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा होता है बेटा। और इसमें ये होता है कि जरूरी नहीं है 2 गुना ही बढ़े, 4 गुना ही बढ़े, ये फ्रैक्शनल के रूप में भी बढ़ सकता है। जैसे हमने इसको डबल किया तो हो सकता है कि ये 1/2 कम हो जाए या फिर 1/2 बढ़ जाए या फिर रेट ऑफ रिएक्शन 3/2 गुना बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो देखो अपन को पता चला कि इसको डबल किया तो ये 4 टाइम इंक्रीजेज हो गया। तो इसके लिए जब अपन लिखना चाहे रेट ऑफ रिएक्शन तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ B। और यहाँ पर कितने की पावर लगाएंगे, 2 की पावर लगाएंगे, क्योंकि इसको क्या किया अपन, दोनों में डबल का आ रहा है ना बेटा, क्या आ रहा है कि इसको डबल किया तो इसको 4 टाइम बढ़ा रहे, तो 2 की पावर चेंज हो रही है। अब देखो इस पूरी बात को अपन लिखना चाहे, A और B दोनों की बात को अपन एक रूल के अनुसार लिखना चाहिए तो किस प्रकार से लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। फिर देखो इधर जो आपका ये साइन था ना, समानुपाती का साइन, इसको हटाया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया बेटा जिसको बोलते हैं K। और K का मतलब होता है रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक जो रिएक्शन कांस्टेंट है। इसके बहुत सारे नाम है,
ठीक है, आगे इसको देखेंगे अपन। तो उसके बाद नीचे दोनों की कंसंट्रेशन का जो रिलेशन था, डिपेंडेंस था, उसको आपने इस प्रकार से लिख दिया कि ये तो 1 टाइम चेंज हो रहा है, ये 2 टाइम जो है वो चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ पर अपने पास बन के आया है, इसको हम बोलते हैं बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, आ गई होगी इतनी बात समझ में आपको। देखो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आपको कि हम क्या करते हैं इस डिपेंडेंस को देखने के लिए कि किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम एक्सपेरिमेंट कर करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? एक्सपेरिमेंट कर करके देखते हैं। पहले आप इतना राइट कीजिए, पहले आप क्या कीजिए, इतना राइट। तो बेटा अभी अपन ने क्या देखा कि किसी भी रिएक्शन का जब अपन रेट लॉ एक्सप्रेशन करते हैं उस वक्त उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर लगाते हैं ना बेटा, तो वो उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की कोटि को रिप्रेजेंट करता है कि कंसंट्रेशन को कितना गुना करने के उपरांत रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना बढ़ा या कितना गुना कम हुआ, वो उसकी पावर होती है। और उस पावर को अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। लेकिन बेटा एक भैया हुए, एक दीदी नहीं, एक भैया हुए, उन भैया ने क्या बोला बेटा कि जो आप ये पावर लगाते हो ना, वो एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है बेटा, एक मिनट रुकना आप। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था बेटा, एक भैया हुए, उन भैया ने क्या बोला कि जो आप पावर लगाते हो ना, पावर, वो पावर आपको एक्सपेरिमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल ही होती है। क्या बोला उन्होंने कि जो रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है ना, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 मानेंगे, वो इसके बराबर ही होता है। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब होता क्या है बेटा कि जब भी रिएक्शन अपन करवाते हैं तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए जो भी अपन नंबर्स लगाते हैं ना, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। लेकिन ये जो बोला ना, जो भैया थे, उन्होंने बोला, उनका नाम था गुडबर्ग एंड वेगे। तो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू गुडबर्ग एंड वेगे लॉ ऑफ मास एक्शन। इस नियम से इन्होंने एक लॉ दिया जिसके अनुसार उन्होंने बोला कि जैसे ये रिएक्शन है तो इसके अंदर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, वही इसकी पावर के इक्वल होगा, वही इसकी ऑर्डर के इक्वल होगा। लेकिन ये बात सारी रिएक्शन के ऊपर लागू नहीं हुई, ये सिर्फ कुछ रिएक्शन के ऊपर ही लागू हुई। जैसे कि कुछ एलिमेंट्री रिएक्शन हो गए ना, जो एक चरण में संपन्न होती है, सिर्फ उनके ऊपर ये बात लागू हुई, बाकी के ऊपर ये बात लागू हुई ही नहीं। बाकी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हम एक्सपेरिमेंट करके ही बता सकते हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा, अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी। वो हमको अलग अलग रिएक्टेंट्स को कम ज्यादा करके प्रयोग करके ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात हो गई अकॉर्डिंग टू या आपके गुडबर्ग और वेगे लॉ की। अब बेटा अपन चलते हैं रेट कांस्टेंट के ऊपर कि जैसे ये बात तो आपने लिखी ना, ये बात सिर्फ कुछ रिएक्शंस के लिए है और गुडबर्ग और वेगे लॉ की है। बाकी अपन एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि ये कितना गुना बढ़ेगा या कम होगा, यहाँ पे पावर कितनी आएगी वो एक्सपेरिमेंट करके द्वारा ही पता चलेगा, जो हर बार अलग अलग हो सकती है, वो फिक्स नहीं है। अब रिएक्शन में जो के है ना, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। क्या है ये? एक इंपॉर्टेंट टर्म है। तो देखो रेट कांस्टेंट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको वेग नियतांक भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है वेग गुणांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। ये इतने सारे इसके नाम है। सबसे पहले देखते हैं ये होता क्या है कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक। ठीक है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग में मार्कर चेंज करूँ, है ना। हाँ, कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक किसी अभिक्रिया का वह वेग है जहां समस्त क्रियाकारकों की सांद्रता इकाई होती है। बेटा क्या बोल रहा है, देखो इस बात को आप, कि जब भी आप कोई रिएक्शन करवा रहे हो तो रिएक्शन में बेटा एक ऐसी स्थिति आती है रिएक्शन होते होते जहां पर एक टाइम के बाद ऐसा आता है जहां पर सारे के सारी जो स्पीसीज है, कंसंट्रेशन की स्पीसीज है ना, जो रिएक्टेंट्स की स्पीसीज है, उनका कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है एक निश्चित वेग तक पहुंचते पहुंचते, जो एक बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंटेड जो है वो टाइम होता है। उसी टाइम को, जिस टाइम के ऊपर, जिस वेग के ऊपर सभी स्पीसीज, सभी प्रकार के रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है, उसी वेग को हम बोलते हैं क्या? विशिष्ट अभिक्रिया वेग। क्या बोलते हैं? विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक। ठीक है, तो इस बात को अपन थोड़ा सा समझते हैं, गहराई से इंपॉर्टेंट है ये। वही एक रिएक्शन आप ले लो, 2a + b से बेटा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, 2a + b से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। अब यहाँ पर सेम टू सेम बात है
कि जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है और जो बी है दोनों के साथ अपन एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट अपन ने किया तो हमको पता चला कि ये जो कंसंट्रेशन है इसको क्या किया अपन ने, जब इसको अक्स गुना बढ़ाया या फिर कम किया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी अक्स गुना क्या हुआ, चेंज हो गया। इसी प्रकार से बी की कंसंट्रेशन को चेंज किया अपन ने, बी की कंसंट्रेशन को चेंज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वाई गुना चेंज हो गया। ये सिर्फ अपन अक्स और वाई मान रहे, ठीक है, ये आगे कितना भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, और रेट ऑफ रिएक्शन को किस प्रकार से देखते हैं अपन, इस प्रकार से लिखते हैं। तो इक्वल में लिख दिया इसको कि इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, आर ओ आर भी लिख सकते हो या फिर स्मॉल आर भी लिख सकते हो। तो कंसंट्रेशन को चेंज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन अक्स गुना चेंज हुआ ए के लिए। बी के लिए कंसंट्रेशन ऑफ बी को चेंज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन वाई गुना चेंज हुआ। ये बात आपको पता चली और ये बातें अपन को बाय एक्सपेरिमेंट से ही पता चली। इसके लिए अपन रेट लो एक्सप्रेशन लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए आपने लिखा और एक्स का पावर लगा दिया और फिर कंसंट्रेशन ऑफ बी लिख के वाई का पावर लगा दी। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे लिखा भी है आगे, देखो ए का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ बी, एक्स का मतलब, अब यहाँ पर एक्स और वाई क्या है वो समझिए आप। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स तो है विथ रेस्पेक्ट टू ए, और इसकी जो वैल्यू है ना बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, वो नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और फ्रैक्शनल भी हो सकती है। कैसी भी हो सकती है, फ्रैक्शनल। फ्रैक्शन का मतलब अंशों में भी हो सकती है कि आपने ए की कंसंट्रेशन को दुगना किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 3/2 गुना बढ़ गया या फिर 3/2 गुना कम हो गया या फिर 1/2 गुना बढ़ गया या फिर उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, जीरो का जीरो है। तो ये कुछ भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके लिए आप याद रखना। और वाई का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी, जिसकी वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है बेटा, कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, फ्रैक्शनल, कुछ भी, ठीक है। और अभी अपन ने देखा कि क्या होता है, आपका वेग नियतांक का मतलब क्या होता है कि एक विशिष्ट वेग होता है किसी भी अभिक्रिया के अंदर, एक ऐसी पोजीशन आती है वेग की, वेलोसिटी की, जहां पर सब रिएक्टेंट्स की जो कहने का मतलब कंसंट्रेशन है, मात्राएं हैं, सांद्रताएं हैं, वो इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है, जिसको 1 के बराबर में अपन लिख सकते हैं। तो इसी रिएक्शन के लिए यदि के लिए अपन लिखना चाहिए अपन, तो किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से देखो, कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसकी पावर एक्स है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और बी के लिए ऑर्डर है वाई, ये सब इक्वल होगा 1 के, कब, स्पेसिफिक रिएक्शन वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है, या फिर विशिष्ट अभिक्रिया वेग के ऊपर। ये सारी की सारी बात आपको समझानी थी। तो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये पूरी की पूरी बात आपको बिल्कुल सटीक तरीके से लिख डालनी है, कुछ भी आपको हिचकना नहीं है, कुछ भी आपको सोचना समझना ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो इसको आप राइट कीजिए, फिर आगे हम समझते हैं जो यूनिट्स है रेट ऑफ रिएक्शन की, सॉरी रेट कांस्टेंट की, वो जो कि एक इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। तो बेटा अब अपन देखते हैं, ठीक है बेटा, अब अपन क्या देख रहे हैं, अब अपन देख रहे हैं यूनिट ऑफ के, यानी जो के है ना स्पेसिफिक, सॉरी जो के है ना रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का मतलब जिसके ऊपर, जिस वेग के ऊपर रिएक्टेंट्स की सभी स्पीसीज की कंसंट्रेशन, सभी प्रकार के क्रियाकारकों की मात्राएं बराबर हो जाती है, जिस वेग के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, वेग नियतांक बोलते हैं या विशिष्ट अभिक्रिया वेग बोलते हैं। तो उसकी इकाई क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसको किस में मापते हैं। ठीक, मापने के लिए यूनिट इसलिए चाहिए ताकि देखकर पता चल जाए कि किस चीज़ की बात हो रही है बेटा, है ना। हाँ, तो देखो सबसे पहले तो अपन वही अपने एक रिएक्शन के लिए रेट लो एक्सप्रेशन जो लिखा था अभी, उसको आप देखिए, उसी के अनुसार सारी चीज़ें अपन फाइंड करेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इस प्रकार से लिखते हैं ना, ये पहले लिख दिया। हाँ, तो उसके इक्वल में क्या लिखोगे, और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आया ना आपके पास अभिक्रिया की कोटि, उसको इस प्रकार से आपने रिप्रेजेंट किया था। अब आपको बता, आपको के का यूनिट चाहिए तो आप रेट ऑफ रिएक्शन में इन दोनों को डिवाइड करोगे। यहाँ पे डिवाइड कर दिया। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब इस चीज़ की बात हो रही है तो ये मोल्स प्रति, सॉरी ये है ना, सॉरी ये तो कंसंट्रेशन है तो इसकी यूनिट हो गई मोल प्रति लीटर, और टाइम की हो गई सेकंड, ठीक है, और नीचे है तो आपने यहाँ पे यूनिवर्स लगा दिया। इसी प्रकार से ए क्या है, कंसंट्रेशन है, बी भी कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन या मात्रा के लिए क्या हो जाएगी यूनिट, मोल प्रति लीटर, और यहाँ पर भी मोल प्रति लीटर। पावर आप एक्स और वाई जो भी आप यहाँ पे लिखी हुई वो हमने लिख दी। अब आपको पता है दोनों चीज़ें सेम है, और जब आधार बराबर हो, बेस इक्वल हो, तो फिर घातें जो आपस में प्लस हो जाती है, जुड़ जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा कि यहाँ पर कंसंट्रेशन की जो ऊपर है मोल प्रति लीटर, ये सेकंड यूनिट्स जो है टाइम के लिए ही चुका है। यहाँ पर दोनों जो है बेस बराबर है तो जो इनकी जो पावर्स है वो यहाँ पे प्लस हो चुकी है।
और दोनों को x प्लस वाई को अपन, क्योंकि आगे बहुत सारी हो सकती है x y z a b, तो उन सबको कितनी भी है उन सबको अपन n बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? n बोल रहे हैं। और ये जो n है ये पूरा का पूरा बेस समान है, तो फिर n की जो पावर है वो ऊपर जाएगी। और यहाँ पर क्या है? 1 मान रहे हो ना आप, कुछ नहीं तो 1 है, तो ये क्या हो गई? ये यहाँ पर तो 1 का 1 ही है, और ये जो पावर है पूरी की पूरी n की पावर वो ऊपर गई, तो यहाँ पे माइनस की हो चुकी है। सेकेंड यूनिवर्स की जगह बेटा सेकेंड यूनिवर्स है। तो ये एक फॉर्मूला आ चुका है किसी भी रिएक्शन की रेट के लिए या रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट ज्ञात करने का। आपको बता दो बेटा अलग अलग प्रकार के ऑर्डर की रिएक्शन के लिए इसका वैल्यू भी अलग अलग आएगा। एन का मतलब क्या है बेटा? एन का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फिर ओवरऑल। एन का मतलब है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर आप यही तो देख रहे हो ना, x प्लस वाई यानी दोनों के ऑर्डर को जोड़ा तो फिर क्या आ गया? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे उसको बोलते हैं। जैसे आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसकी यूनिट निकालोगे तो n की जगह कितना रखोगे? 0 रखोगे। तो यहाँ पर आप देखो बेटा क्या आएगा कि यहाँ पर 0 रखोगे तो 1 में से 0 घटाए तो कुछ नहीं बचा, 1 की 1 पावर है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, और 1 की जगह 1 ही आएगा, तो फिर कोई है नहीं मीन्स लिखने का। ये आ गया 4 ऑर्डर रिएक्शन, 4 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, मार्कर में स्याही भी जो है, इंक भी है, वो भी खत्म होने चलिए। हाँ, 1 ऑर्डर के लिए क्या आएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यूनिट क्या हो जाएगी? देखो बेटा यहाँ पर आप 1 लिखोगे, कितना लिखोगे? 1 लिखोगे। 1 में से 1 गया तो 0 हो गया, और किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है तो उस पूरी टर्म का वैल्यू हो जाता है 1। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 1 इंटू सेकेंड यूनिवर्स का मतलब हो जाएगा सेकेंड यूनिवर्स, जो किसकी यूनिट होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पर आप 2 लिखोगे, तो यहाँ पर इस पूरे का पावर आ जाएगा 1 माइनस 2 यानी माइनस का 1 बटा सेकेंड यूनिवर्स। तो आप सभी प्रकार के रिएक्शन के लिए इतना काम आप खुद कर लेना। फ्रैक्शनल भी हो सकती है 1 में से, जैसे आपको 3/2 यानी कोई 3/2 कोटि की अभिक्रिया हो तो उसके लिए आप यहाँ पे 3/2 लिख दोगे, और 1 में से 3/2 घटा के जो भी बचे वो यहाँ पर पावर के रूप में लिख दोगे। तो यहाँ पर आज आपका कौन सी चीज़? वेग नियम यानी कि आपका रेट ला जो है वो कंप्लीट होता है। तो ठीक है बेटा, हंसते रहिए, खुश रहिए। हो सकता है ज़माना में आज आपका सिक्का नहीं चल रहा हो, लेकिन कल को अपना नोट चलेगा बेटा। क्या चलेगा? नोट चलेगा। और जो लोग हैं ना बाकी फर्जी लोग अपने काम करते रहेंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट डालते रहेंगे, जात के ऊपर नाम के ऊपर शायरियाँ बनाते रहेंगे, जो कि हम लोग लिखते हैं ना उन्हीं को, तो उन्हीं के जैसे फर्जी लोग उनको देखते रहेंगे। आप उस चीज़ में शामिल मत होइए, आप अपने गोल के ऊपर काम करिए बेटा। फिर इंस्टाग्राम के ऊपर जो फॉलोअर्स है अपने आप बढ़ जाएंगे, फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे जो है प्रोपेगेंडा नहीं चलानी पड़ेंगी जो कि उस चीज़ को बढ़ाए। ठीक है, क्योंकि वो एक अलग दुनिया है, वहाँ पर तो आप देख रहे हो ना ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप छोड़िए और 1 साल के लिए आप क्या हो जाइए? आइसोलेट हो जाओ। ठीक है, किसी को पता ही नहीं चले। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि शेर की दहाड़ से खतरनाक बेटा शेर की खामोशी होती है। ठीक है ना, जब शेर गायब हो जाता है ना तो फिर जंगल में आग की तरह लग जाती है कि बेटा अब तो कुछ कांड होगा। क्योंकि शेर कुछ करके निकलता, कुछ प्लानिंग करके निकलता है, कुछ बन के निकलता है, तो कीड़े मकोड़ों को उन्हीं कीड़े मकोड़ों में लगे रहने दो। ठीक है, तो बेटा जी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।